Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। तो इस वीडियो में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स होते हैं इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट वीएसआई पुणे के डिफैट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी और DQCES पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड इन्वायरमेंटल साइंस के जो कोर्सेज हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और VSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफैट, DQCES, DSPMM, ANSI ST, ANSI SC, CCQC, SBCC और अन्य कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब उससे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो टॉपिक है इसका नाम है जैव अणु बायोमोलिक्यूल। तो इस जो बायोमोलिक्यूल टॉपिक है इसके जो MCQs हैं इसके बारे में बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, उपापचय की क्रिया के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। उपापचय की क्रिया के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक मेटाबोलाइट, बी द्वितीयक मेटाबोलाइट, ऑप्शन सी तृतीयक मेटाबोलाइट, ऑप्शन डी चतुष्क मेटाबोलाइट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक मेटाबोलाइट। तो उपापचय की क्रिया के लिए जो महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं वो है प्राथमिक मेटाबोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों में पाए जाने वाले आवश्यक तत्वों में से नहीं है। सजीवों में पाए जाने वाले आवश्यक तत्वों में से नहीं है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी क्लोरीन, सी मैग्नीशियम, डी कॉपर। तो सही उत्तर है कॉपर। जो सजीवों में पाए जाने वाले आवश्यक तत्वों में कॉपर नहीं है। ऑक्सीजन, क्लोरीन और मैग्नीशियम ये सजीवों में पाए जाने वाले आवश्यक तत्वों में से हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, कॉपर सजीवों में पाए जाने वाले आवश्यक तत्वों में से नहीं है, यह सूक्ष्मात्रिक तत्व है। तो जो कॉपर है ये सूक्ष्मात्रिक तत्व होता है, ये सजीवों में पाए जाने वाले आवश्यक तत्वों में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, डी 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो सही उत्तर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो जल का अधिकतम जो घनत्व होता है वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के निर्माण में सर्वाधिक योगदान होता है। जीव द्रव्य के निर्माण में सर्वाधिक योगदान होता है। ऑप्शन ए जल का, ऑप्शन बी प्रोटीन का, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन डी अकार्बनिक लवण, क्षार एवं अम्लों का। तो सही उत्तर है जल का। जीव द्रव्य के निर्माण में सर्वाधिक योगदान जल का होता है। तो जो जीव द्रव्य का निर्माण होता है उसमें जो सबसे अधिक निर्माण योगदान होता है वो जल का होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, जीव द्रव्य के निर्माण में सर्वाधिक योगदान जल का है। जीव द्रव्य में 75.85% जल पाया जाता है। तो जो जीव द्रव्य होता है उसमें 75.85% जल पाया जाता है। 75.85% जल होता है जीव द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर के कुल जल का कितने प्रतिशत जल कोशिका के बाहर होता है। मानव के शरीर के कुल जल का कितने प्रतिशत जल कोशिका के बाहर होता है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 45%। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 45%, 45%। मानव के शरीर के कुल जल का जो 45% जल है वो कोशिका के बाहर होता है। तो मानव के जो शरीर के कुल जल का 45% जल कोशिका के बाहर होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, जल 45% कोशिका के बाहर तथा 55% कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो जो जल होता है वो 45% कोशिका के बाहर और 55% कोशिका के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय होने के कारण जल है। द्विध्रुवीय होने के कारण जल है। ऑप्शन ए उत्तम विलायक, ऑप्शन बी कमजोर विलायक, ऑप्शन सी उत्तम विलेय,
ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तम विलायक। द्विध्रुवीय होने के कारण जल उत्तम विलायक है। तो द्विध्रुवीय होने के कारण जो जल होता है वो उत्तम विलायक होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, जल में हाइड्रोजन के परमाणु 104.5 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। रासायनिक दृष्टि से ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के मध्य सहसंयोजक बंध बना होता है। जल के एक अणु का हाइड्रोजन सूक्ष्म धनावेशित एवं दूसरे जल अणु का ऑक्सीजन सूक्ष्म ऋणावेशित होता है, जिसके कारण दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो द्विध्रुवीय होने के कारण जल उत्तम विलायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध पाया जाता है। जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध पाया जाता है। ऑप्शन ए सहसंयोजक, बी वैद्युत संयोजक, सी सिग्मा बंध, डी पाई बंध। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सहसंयोजक। जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध पाया जाता है वो सहसंयोजक बंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं के मध्य कोण होता है। जल में हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं के मध्य कोण होता है। तो ऑप्शन ए 100 डिग्री, बी 104.5 डिग्री, सी 120 डिग्री, डी 101.9 डिग्री। तो सही उत्तर है 104.5 डिग्री। जल में हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं के मध्य कोण 104.5 डिग्री होता है। तो 104.5 डिग्री का ये मध्य कोण होता है जल में हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आहार के प्रमुख घटक होते हैं। मानव आहार के प्रमुख घटक होते हैं। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी प्रोटीन, सी वसाएं, डी लिपिड्स। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स। मानव आहार के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो मानव आहार के प्रमुख घटक होते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन है, मानव का प्रमुख आहार कार्बोहाइड्रेट है, ये ऊर्जा के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट पदार्थों को कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट पदार्थों को कहते हैं। ऑप्शन ए कार्बन के हाइड्रेट्स, ऑप्शन बी ऑक्सीजन के हाइड्रेट्स, ऑप्शन सी ईथर के हाइड्रेट्स, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्बन के हाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट पदार्थों को कार्बन के हाइड्रेट्स कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पदार्थों को कार्बन के हाइड्रेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसैकेराइड्स नहीं है। मोनोसैकेराइड्स नहीं है। ऑप्शन ए राइबोस, ऑप्शन बी इरिथ्रोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी सेलुलोज। तो सेलुलोज जो है ये मोनोसैकेराइड्स नहीं है। तो जो सेलुलोज होते हैं वो मोनोसैकेराइड्स नहीं है। इसकी व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, सेलुलोज मोनोसैकेराइड नहीं है। मोनोसैकेराइड सरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनका जल अपघटन नहीं हो सकता। इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। मोनोसैकेराइड के प्रत्येक अणु में 3 से 7 कार्बन परमाणु होते हैं, जैसे राइबोस, इरिथ्रोज, फ्रक्टोज आदि मोनोसैकेराइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट पदार्थ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए रेमिनोज, ऑप्शन बी ग्लूकोसामीन, ऑप्शन सी पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल जो है ये कार्बोहाइड्रेट पदार्थ नहीं है। तो लैक्टिक अम्ल जो है ये कार्बोहाइड्रेट पदार्थ नहीं है। और रेमिनोज, ग्लूकोसामीन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये सभी कार्बोहाइड्रेट पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसैकेराइड्स में प्रत्येक अणु में कार्बन परमाणु होते हैं। मोनोसैकेराइड्स में प्रत्येक अणु में कार्बन परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए 2 से 5, ऑप्शन बी 3 से 7, ऑप्शन सी 7 से 11, ऑप्शन डी 12 से 15। तो सही उत्तर ऑप्शन बी 3 से 7। तो मोनोसैकेराइड्स में प्रत्येक अणु में कार्बन परमाणु 3 से 7 होते हैं। तो 3 से 7 परमाणु, तो 3 से 7 जो मोनोसैकेराइड्स में प्रत्येक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या जो होती है वो 3 से 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसैकेराइड का एक कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु से जुड़कर कार्बोनिल समूह बनाता है और शेष कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक परमाणु जुड़ता है। तो मोनोसैकेराइड का एक कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु से जुड़कर कार्बोनिल समूह बनाता है और शेष कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक परमाणु जुड़ता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्सिल समूह से, ऑप्शन बी एल्डिहाइड से, ऑप्शन सी कीटोन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइड्रोक्सिल समूह से। तो मोनोसैकेराइड का एक कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु से जुड़कर कार्बोनिल समूह बनाता है और शेष कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक परमाणु जुड़ता है। सही उत्तर है हाइड्रोक्सिल समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की संरचनात्मक इकाई होती है। कार्बोहाइड्रेट की संरचनात्मक इकाई होती है। ऑप्शन ए मोनोसैकेराइड, बी डाइसैकेराइड, सी ट्राइसैकेराइड, डी पॉलीसैकेराइड। तो सही उत्तर है मोनोसैकेराइड। ऑप्शन ए मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की संरचनात्मक इकाई होती है।
तो कार्बोहाइड्रेट की जो संरचनात्मक इकाई होती है वो होती है मोनोसैकेराइड। इसकी व्याख्या है मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की संरचनात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शर्करा का अपघटन नहीं हो सकता? किस शर्करा का अपघटन नहीं हो सकता? ऑप्शन ए मोनोसैकेराइड, ऑप्शन बी डाइसैकेराइड, ऑप्शन सी ट्राइसैकेराइड, ऑप्शन डी पेंटोज शर्करा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो शर्करा है उसका अपघटन नहीं हो सकता, तो मोनोसैकेराइड शर्करा का अपघटन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोसैकेराइड अणु में कार्बन अणुओं की श्रृंखला किस बंध से जुड़ी रहती है? मोनोसैकेराइड अणु में कार्बन अणुओं की श्रृंखला किस बंध से जुड़ी रहती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन बंध से, ऑप्शन बी सिग्मा बंध से, ऑप्शन सी विद्युत सहसंयोजी बंध से, ऑप्शन डी सहसंयोजी बंध से। सही उत्तर है ऑप्शन डी सहसंयोजी बंध से। मोनोसैकेराइड अणु में कार्बन अणुओं की श्रृंखला सहसंयोजी बंध से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोसैकेराइड में कार्बन परमाणुओं में से कौन सा समूह जुड़ा होता है? मोनोसैकेराइड में कार्बन परमाणु से कौन सा समूह जुड़ा होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्सिल समूह, ऑप्शन बी कार्बोनिल समूह, ऑप्शन सी अमीनो समूह, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्बोनिल समूह। मोनोसैकेराइड में कार्बन परमाणुओं से कार्बोनिल समूह जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोसैकेराइड्स एवं ओलिगोसैकेराइड्स सामान्य शर्कराएं हैं जो सरलता से जल में घुल जाती हैं, इन्हें कहते हैं। मोनोसैकेराइड्स एवं ओलिगोसैकेराइड्स सामान्य शर्कराएं हैं जो सरलता से जल में घुल जाती हैं, इन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए सूक्ष्म अणु, बी वृहद अणु, सी समानाणु, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए सूक्ष्म अणु। मोनोसैकेराइड्स एवं ओलिगोसैकेराइड्स सामान्य शर्कराएं जो सरलता से जल में घुल जाती हैं, इन्हें सूक्ष्म अणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पदार्थ डाइसैकेराइड नहीं है? इनमें से कौन सा पदार्थ डाइसैकेराइड नहीं है? ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी मैनोज, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो सही उत्तर ऑप्शन बी मैनोज। मैनोज पदार्थ डाइसैकेराइड नहीं है, तो जो मैनोज पदार्थ होता है वो डाइसैकेराइड नहीं है। तो इसकी व्याख्या है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज तीनों डाइसैकेराइड पदार्थ है, परंतु मैनोज एक मोनोसैकेराइड है। तो मैनोज जो होता है एक मोनोसैकेराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्लूकोज तथा एक गैलेक्टोज के अणुओं के ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने से किसका अणु बनता है? एक ग्लूकोज तथा एक गैलेक्टोज के अणुओं के ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने से किसका अणु बनता है? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी राइबोज। तो सही उत्तर ऑप्शन बी लैक्टोज। एक ग्लूकोज तथा एक गैलेक्टोज के अणुओं के ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने से लैक्टोज अणु बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकेन्स किसे कहते हैं? ग्लाइकेन्स किसे कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन्स को, बी ओलिगोसैकेराइड्स को, सी पॉलीसैकेराइड्स को, डी डाइसैकेराइड्स को। सही उत्तर ऑप्शन सी पॉलीसैकेराइड्स को। तो ग्लाइकेन्स पॉलीसैकेराइड्स को कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है पॉलीसैकेराइड्स को ग्लाइकेन्स कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स के व्युत्पन्न अणु शाखान्वित सेलुलोज या अशाखान्वित ग्लाइकोजन रेखीय श्रृंखलाओं के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने में शर्करा किस रूप में होती है? गन्ने में शर्करा किस रूप में होती है? ए ऑप्शन ए माल्टोज, बी सुक्रोज, सी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज। सही उत्तर है ऑप्शन बी सुक्रोज। गन्ने में शर्करा जो होती है वो सुक्रोज रूप में होती है। तो गन्ने में जो शर्करा पाई जाती है वो सुक्रोज रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज बना होता है, सुक्रोज किससे बना होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ऑप्शन बी गैलेक्टोज, लैक्टोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज, माल्टोज। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्लूकोज फ्रक्टोज। सुक्रोज जो बना होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। इसकी व्याख्या है एक्सप्लेनेशन है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की अभिक्रिया से सुक्रोज और जल बनता है। तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की अभिक्रिया जो होती है उससे सुक्रोज और जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनियों के दुग्ध में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा होती है। स्तनियों के दुग्ध में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा होती है। ऑप्शन ए सुक्रोज, बी ग्लूकोज, सी लैक्टोज, डी फ्रक्टोज। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी लैक्टोज। तो स्तनियों के दूध में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा लैक्टोज होती है। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है 25 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो कि NSI कानपुर और BSI पुणे के डिफैट और DQCES एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक यूजफुल हैं। और जो कैंडिडेट्स
NSI कानपुर और PSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ANSI ST, NSI SC, DPAT, DSP MM, DQC ES, SBCC, CCQC, SCCC आदि, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलती रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।